कल शाम से जो सबसे बड़ा डिबेट का टॉपिक है कि क्या सेबी काफी ज्यादा कॉशियस हो गया है एफ&ओ ट्रेड को लेकर, और जिस तरह के रिकमेंडेशंस उस कंसल्टेशन पेपर में सामने आए हैं, क्या वो वाकई में डेटर करने वाले हैं रिटेल निवेशकों को, जो शायद सेबी का मकसद है। उनका मानना है कि बेहिसाब लोग ट्रेडिंग में अपना पैसा कैपिटल लगा रहे हैं और उसमें कई सारे लोगों के लॉसेस भी हो रहे हैं। क्या ये मेजर्स क्या उसको कम कर सकते हैं? हर्षदा जी, पहले तो ये बोलूंगा कि अगर हम ऐसे सिचुएशन में हो कि हर ट्रेडर को प्रॉफिट करना चाहिए, वो तो आई थिंक शायद होगा भी नहीं कभी। और ये भी नहीं होगा कि 50% या 60% प्रॉफिट बनाएंगे, 40% लॉस बनाएंगे। हमेशा इंडिया में किसी भी कंपेटिटिव चीज में टॉप 10-15% ही सक्सेसफुल होते हैं। आप चाहे आईआईटी के एग्जाम देख लीजिए, कोई भी कंपेटिटिव स्पेस देख लीजिए, कंपनीज भी देख लीजिए। टॉप अगर आप निफ्टी में जो टॉप 20 कंपनीज हैं, उसकी मार्केट कैप नियरली 85% ऑफ टोटल एनएससी मार्केट कैप होगा। अगर आप सिर्फ टॉप 20 या टॉप 30 कंपनीज को देखें तो क्या हम ये बता सकते हैं कि नहीं नहीं टॉप 500 में इक्वली मार्केट कैप स्प्लिट होना चाहिए? ऐसा तो हम नहीं बोल सकते। आई थिंक विनर्स 10-15-20% के करीब ही होते हैं। और फ्यूचर्स और ऑप्शन मार्केट में इस पेपर में भी देखने को मिला है कि 85% लोग लॉस बनाते हैं, 15% लोग प्रॉफिट बनाते हैं। ये ऐसे ही होगा अगर आप किसी भी कंपेटिटिव क्षेत्र में देखें तो ऐसे ही मतलब स्प्लिट्स होंगे। तो इसका मतलब ये नहीं कि किसी फील्ड को रोक दिया जाए, पर ये जरूर है कि इस फील्ड में जो काफी छोटे ट्रेडर्स जो नुकसान करते हैं, वो कभी कभी वो अपने आप से खुद से बोरो भी करके बैंक से पर्सनल लोन लेके भी इन्वेस्ट करते हैं। और इस वजह से थोड़ा सा आई थिंक बैरियर रखना चाहिए कि एटलीस्ट आपके पास मिनिमम इतना कैपिटल होना चाहिए, नहीं तो आप ट्रेड नहीं कर सकते हो। यूएस वगैरह में आपको या तो 10 लाख रुपए, आई थिंक अब 20 लाख, $25,000 विच इज इक्वल टू 20 लाख रुपीज आपके पास अपने अकाउंट में नहीं है अगर ट्रेडिंग अकाउंट में, तो आप फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस को ट्रेड कर ही नहीं सकते। आप सिर्फ ऑप्शंस बाय कर सकते हो, ऑप्शन सेल या फिर मार्जिन वाले ट्रेड्स नहीं कर सकते हो। इंडिया में ऐसे कोई रूल नहीं है कि आपका मिनिमम इतना होना चाहिए। दूसरी जगह ऐसा भी होता है कि आप टेस्ट पास कर लो, आप टेस्ट पास करोगे तो ही आपको ट्रेड किया जाए, एफ&ओ में ट्रेड आप कर सकते हो। इंडिया में सिर्फ कोई नेटवर्थ के रूल्स हैं। देखिए, नए रूल्स आए हैं, इन्होंने 2-3 चीजें अच्छी कही हैं। आई थिंक वो लॉट साइज इंक्रीज का, कि पहले 2 लाख हुआ करता था, फिर 5 लाख हुआ, और अब 15 लाख या 20 लाख के बारे में बात कर रहे हैं। ये चीज अगर आप देखें तो यही चीज पीएमएस इंडस्ट्री में, जिस इंडस्ट्री में हम हैं, वो भी पहले 5 लाख हुआ करता था, पहले फिर 25 लाख हुआ मिनिमम, और फिर 50। उन्होंने ये कहा कि देखो, लोग, इंडिया की जीडीपी बढ़ी है तो लोग जो एक्चुअली जिसको रिच कहा जा सकता है वो 50 लाख के ऊपर है। तो यही अगर आप कहें कि लॉट साइज का जो हिसाब है वो 2 लाख एक जमाने में हुआ करता था, फिर उसको 5 लाख कर दिया गया। अब उसको अगर आप 15 लाख करें तो आई थिंक जीडीपी भी अबाउट 2x 3x हो गया उससे, उस टाइम से। तो आई डोंट थिंक इट्स वेरी बैड। बाकी जो सजेशंस हैं कि थोड़ा सा मार्जिन आप लास्ट डे में इंक्रीज कर दो, या कैलेंडर स्प्रेड का बेनिफिट ना दो, या फिर आप जो स्ट्राइक प्राइसेस हैं, इतने सारे स्ट्राइक प्राइसेस मत रखो, आई थिंक दिस आर ऑल वैलिड अजम्पशंस। लेकिन जो स्ट्राइक प्राइस की जो इंक्रीज है वो आई थिंक वो चलेगी नहीं ज्यादा, क्योंकि अगर निफ्टी अगर बहुत ज्यादा चेंज हो जाती है, बैंक निफ्टी बहुत ज्यादा अगर उसके रेट्स चेंज हो जाते हैं, तो आपको नए स्ट्राइक्स इंट्रोड्यूस करने ही पड़ेंगे, और फिर आपका 50 से ज्यादा नंबर ऑफ स्ट्राइक्स बढ़ जाएगा नेचुरली ही। पर इससे मुझे ये लगता है कि थोड़ा सा ही कम होगा। बेसिकली लोगों के पास ज्यादा पैसा होना चाहिए ट्रेड करने के लिए, और वो जो ट्रेडर्स हैं जो एक्चुअली बिजनेस में ट्रेड करते हैं इसका, वो ज्यादा कैपिटल लेके आएंगे और वो ट्रेड करेंगे। ये जो मार्जिनल ट्रेडर्स हैं जो 1 लॉट या 2 लॉट करते हैं, उनका आई थिंक थोड़ा सा नुकसान होगा। पर वो भी ठीक है, अब पैसे बनाएं और पैसे बनाएं, और उस पैसे को लेके आप ज्यादा पैसे को लेके ट्रेड करें, देन इट इज बेटर। सिस्टेमिक रिस्क के थोड़े से इश्यूज है, वो आई थिंक वो ब्रोकर कॉन्सेंट्रेशन की वजह से उन्होंने वो निकाला है। उससे कोई मार्केट को ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, पर थोड़े ब्रोकर्स को इम्पैक्ट होगा।
बट बाय एंड लार्ज आई डोंट थिंक कि मार्केट इससे ज्यादा खफा होगा अगर ये आया अभी, तो 1-2 दिन की बात होगी बस। इनफैक्ट मेरा अगला सवाल, जो ब्रोकर्स स्पेशली डिस्काउंट ब्रोकर्स पर क्या इम्पैक्ट आएगा, एक्सचेंजेस पर क्या इम्पैक्ट आएगा, क्योंकि जो पहला रिकमेंडेशन है कि हर एक्सचेंज पर सिर्फ एक ही वीकली ऑप्शन हो और हम हर दूसरे दिन, हर रोज इनफैक्ट एक ऑप्शन वीकली कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होते देखते हैं। दीपक, इससे ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि शायद ये बीएसई के ज्यादा फेवर में होगा क्योंकि उनके पास सिर्फ 2 ही कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, इसीलिए वो स्टॉक आज आउट परफॉर्म कर रहा है। क्या फिर इसे आप उस कॉन्टेक्स्ट में पॉजिटिव मानेंगे बीएसई के लिए? दूसरा, डिस्काउंट ब्रोकर्स जो लिस्टेड एंटिटीज हैं, उनके बिजनेस और उनकी अर्निंग्स पर क्या इम्पैक्ट आ सकता है और वहां पर पोजीशनिंग क्या होनी चाहिए? तो जो लिस्टेड ब्रोकर्स हैं उनको यही होगा कि अगर वो ज़्यादा बड़े ये मतलब पहले ये हुआ करता था कि एंड ऑफ डे आपके जो पोजीशन ओपन इंटरेस्ट है उसके बेसिस पे आपको अगले दिन सर्टन थोड़े लिमिट्स दिए जाते थे कि अच्छा आप इससे ज़्यादा नहीं जा सकते। वो एंड ऑफ डे हुआ करता था, लेकिन अभी वो कह रहे हैं कि कंटिन्यूस मॉनिटरिंग होगा, इंट्राडे भी मॉनिटरिंग होगा। तो अगर कोई जैसे ब्रोकरेज किसी आईसीआईसीआई डायरेक्ट के पास 2% मार्केट शेयर है कल शाम को, आज के डेट में, आज की एक्सपायरी है, आज धुआंधार ट्रेडिंग होगी, बहुत ज्यादा ट्रेडिंग होगी, आपका मार्केट शेयर कहीं इंट्राडे में 5% चला गया, तो वो 5% अलाउड नहीं है कि सिर्फ मैक्सिमम 3% होना चाहिए। तो 3% के बाद आपको एक्सचेंज से ही सिर्फ स्क्वायर ऑफ के ट्रेड्स अलाउ होंगे, नए कॉन्ट्रैक्ट्स बनाने की आपको इजाजत नहीं दी जाएगी। तो जो ट्रेडर्स हैं जो एक ब्रोकर के साथ हैं, वो शायद अभी अपने बिजनेस को मल्टीपल ब्रोकर्स के साथ करेंगे, ताकि अगर एक ब्रोकर का लिमिट हिट जो है इंट्राडे भी हिट हो जाए, अगर ये नए रूल्स आ जाए, तो इंट्राडे में दे कैन मूव देयर पोजीशंस टू सम ऑफ देयर पोजीशंस टू अनदर ब्रोकर। ये आई मीन वो जरूरत तो पड़ेगी कि मार्जिन आप स्प्लिट करो ब्रोकर्स के साथ, लेकिन ये जरूरी हो जाएगा और इससे आई थिंक ब्रोकर्स का इनकम भी कम हो जाएगा थोड़ा सा। एक्सचेंज का इनकम इसलिए कम होगा क्योंकि अब वो 5 दिन T+0 वाला ट्रेडिंग, मतलब वो जो एक्सपायरी डे ट्रेडिंग वाला जो बूम आया हुआ है रिसेंटली, वो अब 5 दिन के बजाय 2 दिन ही होगा और हर एक्सचेंज को एक ही दिन मिलेगा। तो एक्सचेंज इनकम थोड़ा सा कम हो जाएगा। पर जैसे आपने कहा, बीएसई को थोड़ा बेनिफिट होगा क्योंकि उनके पास अभी 30% मार्केट शेयर है, वो जाके 50% मार्केट शेयर हो जाएगा इस T+0 वाले ट्रेड में। पर बाय एंड लार्ज ये ठीक है। आई थिंक इट्स नॉट वेरी बैड फॉर द ब्रोकर्स और फॉर द एक्सचेंजेस। थोड़े टाइम के बाद जो ट्रेडिंग एक्टिविटी होगी वो यहीं पे नॉर्मलाइज हो जाएगी और इससे कई ज्यादा प्रेशर हुआ करता था पहले 2007 में, जैसे इतने रूल्स आपके पास महीने में एक ही बार एक्सपायरी थी, पर उस टाइम पे जितनी मतलब फ्यूचर्स ट्रेडिंग हुआ करती थी, अभी भी उस टाइप के अगर आप जीडीपी को एडजस्ट करें तो उस टाइप की फ्यूचर्स ट्रेडिंग नहीं होती है। तो और अभी ऑप्शंस ट्रेडिंग का मौका आ गया है, सब लोग ऑप्शंस में शिफ्ट हो गए। तो इस तरह से आई थिंक एक तरह से बहुत ज्यादा रूल्स आ गए हैं, तो थोड़ा सा आई थिंक कंस्ट्रिक्ट होगा वॉल्यूम, बट ज्यादा देर के लिए नहीं होगा। उसके बाद आफ्टर सम टाइम लोग एडजस्ट हो जाएंगे और इसके बाद जो इसको ट्रेडिंग करना होगा वो जरूर करेगा। स्पेक्युलेटिव जो एक्सट्रीमली गैम्बलिंग वाले ट्रेड्स, स्पेकुलेशन और गैम्बलिंग में डिफरेंस है। जो जिस तरह से आपने गैम्बलिंग की तरह ट्रेड को देखा कि 5 पैसे पे खरीदूंगा, इसका 40 रुपए हो जाएगा, ये वाला जो ट्रेडिंग इस तरह से जो होता है, आई थिंक काफी लोग सिर्फ उसको गैम्बलिंग की तरह देखते हैं, एंड दैट्स अ बिट ऑफ अ सोशल प्रेशर अगेंस्ट इट। तो वो कम हो जाएगा जरूर। लेट्स सी फाइनल इसकी वेशभूषा क्या होती है और गाइडलाइंस कब तक आते हैं। कुछ इम्पैक्ट तो ये डेफिनेटली क्रिएट करेगा। अच्छा दीपक, कमिंग टू द मार्केट, और आज एक बड़ी थीम उभर कर आई है इंश्योरेंस कंपनियों की, लाइफ इंश्योरेंस स्पेशली। इस पर हम कुछ देर पहले भी बातचीत कर रहे थे। अंडर पेनिट्रेशन है लाइफ इंश्योरेंस या फिर इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स की इस मार्केट में, हम सब जानते हैं, सरकार भी जानती है। उसको इंसेंटिवाइज करने के लिए कहीं ना कहीं थोड़ी सी और रियायत मिले इज ऑलवेज अ पॉजिटिव। बजट में एक्सपेक्टेशन थी, नहीं आया। अब नितिन गडकरी साहब कह रहे हैं जीएसटी में कुछ कमी हो जाए तो बेनिफिट रहेगा। लेकिन क्या ये एक ट्रिगर पॉइंट है इन कंपनियों में और पोजीशन लेने के लिए, इन द होप कि ज्यादा लोग इंश्योरेंस लेंगे, इन कंपनियों का बिजनेस बढ़ेगा? सच बताएं तो एक्चुअली इनमें बेनिफिट इसलिए है कि
जो कैपिटल गेन्स टैक्स है वो बढ़ गया है। हाँ, तो एक तरह से आपकी जो कंपटीशन है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट इंडिया में लाइफ इंश्योरेंस काफी इन्वेस्टमेंट के तौर पे मतलब बेचा जाता है ज्यादा के कि सिर्फ इंश्योरेंस। तो लोग जब इन्वेस्ट करते हैं, जैसे यूलिप में इन्वेस्ट कर दिया, उन्होंने कहा वो इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचते हैं, ये नहीं कि अगर मुझे कुछ हो जाए तो मेरी फैमिली को इतना सम अश्योर्ड मिलेगा। वो कहते हैं कि मैं जिंदा अगर रह भी गया तो फिर भी मुझे रिटर्न चाहिए। अभी आप देखें अगर कि 5 लाख पर ईयर, 5 लाख पर ईयर अगर आप इन्वेस्ट करें यूलिप में, तो आपका कोई कैपिटल गेन्स टैक्स नहीं है एग्जिट पे। मतलब आप जितना भी प्रॉफिट बनाए आप पे कोई टैक्स नहीं है। वेयर आप अगर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें तो आपके पास 10 या 12% आपका टैक्स लगेगा एंड में। तो दैट वे छोटी जो अंडर पेनिट्रेशन जहाँ पे चीज है वहां पे तो उनका बड़ा टैक्स एडवांटेज है कि आप चाहे इसको ये आप 5 लाख पर ईयर आप इन्वेस्ट करें, या 5 लाख से कम 2 लाख पर ईयर आप इन्वेस्ट करें, तो बाद में करोड़ भी हो जाए, 5 करोड़ भी हो जाए, फिर भी कोई टैक्स नहीं है इस पे। दिस इज स्टिल एन एडवांटेज फॉर लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज। और ये मैं जरूर कहूंगा, यहाँ पे मेरा इन्वेस्टमेंट है LIC में, लेकिन इस फील्ड में अब इनका एडवांटेज थोड़ा बढ़ गया है रादर देन कि कम हुआ है। GST कम होने से आई थिंक थोड़ा सा एडवांटेज है, पर बिगर एडवांटेज इज दैट दे आर नाउ द ओनली tax free instrument apart from maybe EPF or part of NPS that is available for long term investing. कि मतलब आप जब जब निकलोगे तो आपका टैक्स नहीं होगा अप टू 5 लाख पर ईयर प्रीमियम। तो उस तरह से एडवांटेज रहेगा। लेकिन लाइफ इंश्योरेंस की जो पेनिट्रेशन कम है वो इसलिए आई थिंक प्रॉब्लमेटिक भी है कि अगर लोग मरते हैं तो अपने फैमिलीज के पास, उनके फैमिलीज के पास कुछ नहीं रह जाता और सिर्फ लोन्स रह जाते हैं, और उसकी वजह से लोगों को और ज्यादा लेना चाहिए। वो लॉन्ग टर्म ट्रेंड है, वो आई थिंक उसका 10-15 साल लगेंगे जब तक कि लोगों को पता चले और यूज करें वो ठीक तरह से। अच्छा दीपक जी, अब आते हैं कुछ ऐसे डेवलपमेंट्स पे जो पिछले 10 दिन में हैं और आई थिंक स्लाइटली पॉजिटिव फॉर इंडियन मार्केट्स। आप क्रूड की ट्रेजेक्टरी को देखिए बीते 20-25 दिन में, और आई मीन 79-70, और मतलब स्पेशली उस फेज में जब जियोपॉलिटिकल टेंशन्स चरम पे हैं। आप लोगों ने क्रूड के इस प्राइस पैटर्न को रीड किया क्या, और झुकाव कुछ आपका पेंट स्टॉक्स पे या फिर क्रूड डेरिवेटिव्स, एयरलाइन स्टॉक्स, एडहेसिव्स, कुछ गया है आप लोगों का? वैसे पहले बहुत हुआ करता था कि इम्पैक्ट ज्यादा हुआ करता था। अभी दो चीजें हो गई हैं। एक तो ये कंपनीज भी थोड़ा सा हेज करने लग गई हैं कि अपना कॉस्ट थोड़ा सा हेज करें, ताकि हमें बेनिफिट तो नहीं मिलेगा नीचे जाने वाला, बट एटलीस्ट ऊपर अगर चला गया तो हमारा एक तरह से हेज हो जाएगा। और दूसरी, इनकी थोड़ी सी प्राइसिंग पावर बढ़ गई है, बोथ एयरलाइंस एंड जो पेंट कंपनीज हैं, जो अपना प्राइस थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। पेंट कंपनीज में प्रॉब्लम एक्चुअली अब कंपटीशन की है कि काफी का ज्यादा कंपटीशन स्पेस में आ गई है। वो क्रूड का इम्पैक्ट उसमें बहुत कम है। लेकिन एयरलाइंस में अभी भी ये डर है, क्योंकि उन्होंने पूरा हेज नहीं किया हुआ और वो पूरा अपना कॉस्ट पास ऑन भी नहीं कर सकती हैं, कि अगर क्रूड का प्राइस $110 हो जाता है तो आई थिंक ऐसे कंपनीज में प्रॉफिट्स कम होंगे। हमने पहले भी देखा हुआ है। पर पिछले आई थिंक 2 साल में क्रूड हैज कम डाउन और बिकम अबाउट $80, 80 और 90 के बीच में रहा है काफी। तो आई थिंक पीपल हैव गॉट एडजस्टेड टू दोज प्राइसेस। लेकिन इसमें एक्सट्रीम रिस्क सिर्फ एयरलाइंस में है। आई थिंक पेंट कंपनीज में कम है, और बाकी क्रूड डेरिवेटिव्स में थोड़ा सा कमी है। हमें लगता ये नहीं है कि अभी क्रूड प्राइसेस काफी ड्राइव करेंगी लॉन्ग टर्म प्रॉफिट चेंजेस में। यहाँ पे और ज्यादा चेंजेस हैं कंपटीशन की वजह से या फिर बिजनेस डायनामिक्स की वजह से। क्रूड प्राइसेस में ज्यादा इम्पैक्ट हम अभी बिजनेस में नहीं, स्पेशली फॉर दीज टू सेक्टर्स, एयरलाइंस एंड पेंट्स। मीनवाइल लेकिन जो कल मॉर्निंग में भी हर्षता में बात कर रहे थे एशियन पेंट्स, आज ही बात हुई। एशियन पेंट्स ने इन 2 सेशंस में क्या मूव दिया है? परसों का क्लोज था लगभग 29.76, अब 3103 पे आ गए ट्रीट करता हुआ। शानदार मूव इस स्टॉक में दिया है। अच्छा, मैं थोड़ा कमोडिटीज़ पे रहूँगा दीपक जी। इस बार प्राइस सेक्शन कमोडिटीज़ और आई थिंक रिलेटेड स्टॉक्स में अच्छा है। फॉर इंस्टेंस एशियन पेंट्स को देखिए, अब प्राइस वाइज केमिकल स्पेस ने पूरा आई थिंक रिफ्लेक्शन देना शुरू कर दिया है कि आई थिंक वर्स्ट फेज हम पीछे जाके छोड़ चुके हैं। इनफैक्ट
Look at SRF again closer to its all-time high trajectory. Deepak Nitrite, Navin Fluorine. UPL is still a weak case. आप लोगों की प्राथमिकता इस स्पेस पे है क्या? कुछ एडिशन किया है आप लोगों ने यहाँ पे? अभी तो नहीं, हमने एक्चुअली वेट कर रहे हैं कि थोड़े से फंडामेंटल्स भी आ जाए यहाँ पे बेटर। लेकिन आप जैसे कह रहे थे कि आई थिंक प्राइसेस में काफ़ी इंक्रीज आने लगा रिसेंटली, स्पेशली जो एसआरएफ, दीपक नाइट्राइट वगैरह जैसे स्टॉक्स में वी हैव सीन सम गुड मूव्स। यूजुअली ऐसा होता है कि साइकिल्स जब चेंज होते हैं, स्टॉक प्राइसेस पहले चेंज होते हैं, बाद में फंडामेंटल्स नजर में आते हैं। तो अभी तो हमें फंडामेंटल उतने नजर नहीं आ रहे हैं कि ऐसा कुछ चेंज हुआ है ग्राउंड पे। छोटे से इंडिकेशंस थे बस, लेकिन अभी भी जो चाइनीज कंपटीशन का फैक्टर था या फिर कोई और ओवर सप्लाई का जो कैरेक्टरिस्टिक था, ये कुछ चेंज नहीं हुआ है मेरे हिसाब से। लेकिन प्राइसेस बिल्कुल हमें ये दिखा रहे हैं कि कुछ शायद अंडरलाइंग मार्केट में चेंज है। हमें ये लगता है ये यूजुअली साइक्लिकल्स में प्राइसेस पहले मूव होते हैं, फिर बाद में आपको फंडामेंटल्स नजर आते हैं। तो शायद ये जो लैगर्ड थे, बाकी सारा मार्केट ऊपर जा रहा था, ये नहीं मूव हो रहे थे। आई थिंक इनका भी टाइम आ रहा है और इस वजह से शायद यहाँ पे भी प्राइसेस चेंज हो रहे हैं। अभी तक एसआरएफ और काफी कंपनीज में ऑल टाइम हाई नहीं आया है, लेकिन रिसेंट अबाउट मे बी 2 month या 3 month हाई आ गया है। दैट वे आई थिंक वेरी इंटरेस्टिंग, बट आगे जाके आई विल वेट फॉर सम ऑफ द एटलीस्ट द रिजल्ट्स एंड द फंडामेंटल्स टू चेंज माय ओपिनियन कि एक्चुअली अंडरलाइंग चेंज हुआ है कि नहीं। ऑटो कंपनियों पर मैं आपसे वैसे राय लेना चाह रही हूँ। अब तक ऑफ कोर्स हमने देखा है M&M के आज सुबह में नंबर्स आए हैं, देखेंगे टाटा मोटर्स क्या डिलीवर करता है, मारुति आगे के लिए क्या आउटलुक देता है। लेकिन दीपक, पोजीशनिंग क्या होगी कंसिडरिंग कल ऑटो बिक्री के आंकड़े आएंगे, कुछ देर में यातिन हमें बताने वाले हैं कि क्या एक्सपेक्टेड है। लेकिन हायर रूरल डिमांड सभी FMCG कंपनियों ने कही है, लौटी है। आई एम अज्यूमिंग कि वो 2-व्हीलर सेल्स में रिफ्लेक्ट करेगा। यहाँ पर आपका व्यू क्या है और कोई ओपिनियन ओला इलेक्ट्रिक पर जिसका इशू परसों खुलेगा? ओला इलेक्ट्रिक पे हमने तो वैसे ज्यादा ये नहीं किया। हम वैसे PMS की वजह से हम IPOs में इन्वेस्ट नहीं कर सकते। तो यूजुअली हम IPOs के बाद 1 क्वार्टर रिजल्ट्स का वेट करते हैं, फिर हम उसमें इन्वेस्टमेंट लेने का मतलब वो प्लान बनाते हैं। बट यूजुअली अभी जो आपने कहा कि जो इलेक्शंस थे, अब इलेक्शंस की वजह से काफ़ी पैसा रूरल में गया हुआ है, क्योंकि इलेक्शन स्पेंडिंग काफ़ी ज़्यादा होती है वहाँ पे। तो हमें लगता है कि एटलीस्ट रिजल्ट शुड बी स्लाइटली बेटर। बट वॉल्यूम्स हमें ऑलरेडी पता है कि पिछले क्वार्टर में क्या हुए थे, तो उस हिसाब से मुझे ज़्यादा सरप्राइज का नहीं लगता है, एटलीस्ट फॉर द बिगेस्ट 3, हीरो, बजाज एंड TVS। बट आई थिंक दिस इज जुलाई मंथ, इसमें हमें पता चलेगा कि कितना चेंज हुआ एक्चुअली रूरल में। क्योंकि ये मौसम, आई मीन द मॉनसून इज ऑल्सो हिट, तो देर विल बी सम फीलिंग गुड कि इसकी वजह से हम अपने व्हीकल्स को अपग्रेड करें या नए व्हीकल्स लें। एंड वील सी वेदर दोज नंबर्स आर इंडिकेटिव कि रैली अगर जितनी हुई है इन कंपनीज में, क्या वैलिड है एंड ज़्यादा इंक्रीज होगी कि नहीं। पिछले हीरो का आई थिंक वाज मैक्सिमम 7 lakhs पर मंथ, वो मैक्सिमम आई थिंक 6 साल हो गया ऑलमोस्ट कि उन्होंने क्रॉस नहीं किया है। तो आई थिंक दैट विल ऑल्सो बी एन इंटरेस्टिंग पॉइंट कि हैज द लीडरशिप चेंज एंड हैज द टोटल सेल्स ऑफ 2-व्हीलर्स इंक्रीज्ड फ्रॉम 2018 टू नाउ। दीपक, इट्स ऑलवेज अ प्लेजर स्पीकिंग टू यू। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकाल कर अपनी राय देने के लिए मार्केट्स पर।